सबसे पहले देखिए, आज के क्लास में हम लोग जो कर रहे हैं वो है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक लॉस, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड क्विज। तो आई हैव सेड कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक को डालते हो दो प्लेट्स के बीच में, अगर दो प्लेट्स हमारे चार्ज्ड है, मैंने आपको बताया अगर दो प्लेट्स हमारे चार्ज्ड है और इसके बीच में हम लोग क्या डालते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हम क्यों डालते हैं, व्हाई इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेटर? सो दैट आवर कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो ओरिजिनली हमारा कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है वो आपने देखा है कि कैपेसिटेंस हमारा कैसे इंप्रूव हो रहा है। हाउ द कैपेसिटेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, जब आप डाइलेक्ट्रिक को अंदर डालोगे तो उसके बाद उसके अंदर उसकी कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है ये हमारी बढ़ जाती है। तो आप देखिए कि डाइलेक्ट्रिक के बीच में अगर आप एक मटेरियल डालोगे तो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है। तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाता है, अगर आपने दो प्लेट लिया हुआ है, उसको आपने चार्ज करके रखा हुआ है और उसके अंदर आप मटेरियल डाल रहे हो, तो क्या हो जाता है, ये वोल्टेज कम हो जाता है। दोनों प्लेट के बीच में वोल्टेज कम हो जाता है, वी हमारा कम हो जाता है, राइट। और अगर आपने दोनों प्लेट्स को आपने बैटरी लगा के रखा हुआ है, यानी कि आप वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हो, वोल्टेज को आप बना के रख रहे हो, तो ये जो इसमें जो चार्ज आ रहा था वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। जो इसमें चार्ज आ रहा था वो ज़्यादा आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाता है। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, सिर्फ एक चार्ज स्टोर करेगा। डाइलेक्ट्रिक विल एक्ट लाइक अ चार्ज स्टोरेज, तो डाइलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करेगा। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, अगर हम लोग देखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को जब हम उस मटेरियल दोनों चार्ज प्लेट के अंदर डालते हैं तो हम लोग को अलग तरह का पोलराइजेशन मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन मिलेगा। एक रहता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, जो मैं लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, हम लोग जब बैटरी लगाते हैं कैपेसिटर को तो दो तरह की बैटरी रहती है, दो तरह के वोल्टेज रहते हैं। एक हमारा रहता है डीसी और दूसरा हमारा रहता है एसी। ठीक है, एक हमारा रहता है डीसी, दूसरा हमारा रहता है एसी। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वाटर का रहता है 80। ओके, कोई आप लिक्विड ले लो जैसे बेंजीन, उसका रहेगा 2.5। ये स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब डीसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, अगर आप इस मटेरियल को अंदर डालते हो तो उसमें जो हमारे एटम्स रहते हैं या मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला है तो जो न्यूट्रल एटम रहता है, न्यूट्रल एटम मतलब क्या रहता है, इसमें प्लस और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड माइनस, इनका सेंटर एक ही तरफ रहेगा। तो इसका मतलब चार्ज सेपरेशन नहीं है। चार्ज सेपरेशन नहीं है मतलब ये नॉन पोलर है। तो अगर ये चार्ज सेपरेशन नहीं है तो ये एटम क्या है, नॉन पोलर है। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो प्लस उधर ही रहता है, खाली इलेक्ट्रॉन्स हमारा शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो रहता है, ये देखो, ये बैटरी का ये यहाँ पर जो प्लेट है, मान लो यहाँ पर जो प्लेट है वो प्लस है और यहाँ पर जो प्लेट है माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो रहता है वो प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाता है और अभी क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। तो चार्ज सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। चार्ज सेपरेशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को पुल किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को इलेक्ट्रिक फील्ड ने पुल किया हुआ है, तो सेंटर ऑफ प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज सेपरेट हो जाता है। तो जब सेंटर ऑफ माइनस एंड प्लस चार्ज आपका सेपरेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो शिफ्टेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। और ये कौन से एटम्स में रहता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स में रहता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ये सेम तरह के एटम्स रहेंगे तो इसी में ये प्रेजेंट रहता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो जिसमें चार्ज की सेपरेशन होती है, तो जिसमें चार्ज की सेपरेशन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। और इसके लिए क्या होना चाहिए,
अगर आप कोई मटेरियल डाल रहे हो दोनों प्लेट के बीच में, तो उस मटेरियल में सिर्फ एक ही तरह का एटम होना चाहिए। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कहते हैं, एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक। सो इसमें एक ही तरह का एटम होना चाहिए। तो ये ऐसा पोलराइजेशन आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। अगर आप देखो, अगर आप कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज लगा रहे हो, तो पोलराइजेशन आपको सब तरह का भी मिल सकता है। कोई कोई मटेरियल में सब तरह का पोलराइजेशन रहता है। तो मैं बोलूँगा कौन से टाइप्स के पोलराइजेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन एक है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन एक है, आयनिक पोलराइजेशन एक है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक, ओरिएंटेशन। दूसरा जो एक रहता है स्पेस चार्ज पोलराइजेशन भी रहता है। ठीक है, तो ऐसे चार तरह का पोलराइजेशन रहता है। इसमें तीन को ज़्यादा हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयोनिक पोलराइजेशन और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। अब सिंपल सवाल है कि ये पोलराइजेशन किस में रहेगा, डाइलेक्ट्रिक में रहेगा। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या है कि इंसुलेटर है, लेकिन हम इसको इंसुलेटर कब बोलते हैं, जब हमने वायर में इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप देखो घर पे हमारा वायर है, तो जो मेटल्स के ऊपर कोटिंग लगाई जाती है वो प्लास्टिक है, तो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। क्यों इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका काम क्या है कि वो हमको प्रोटेक्ट करेगा शॉक से। तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन वही मटेरियल को अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला है, उसका काम क्या है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बहुत सारे तरीके हैं। एक कैपेसिटर एक तरीका है। अगर आपने दो प्लेट लिया हुआ है, ठीक है, दो प्लेट लिया हुआ है, एक प्लेट को आप +4 दे रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ से +4 सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर आप एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इंसुलेटर डाल रहे हो, तो फिर ये सब चीजें होने वाली है, पोलराइजेशन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक किससे बना रहता है, मॉलिक्यूल से बना रहता है, तो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब क्या है, एक ऑर्डर में आना, माइनस और प्लस एक ऑर्डर में आ जाएगा। तो अगर आप इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल रहे हो, तो इसको कहा जाएगा डाइलेक्ट्रिक। अगर आप इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल रहे हो, तो उस इंसुलेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक। अब कौन सा डाइलेक्ट्रिक कितना कमाल दिखाएगा, मतलब कौन सा डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा कम करेगा, तो कौन सा डाइलेक्ट्रिक डालने से उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। अब कुछ कुछ मटेरियल में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन रहता है, तो वो कौन से मटेरियल में रहता है, एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक। उसमें क्या होता है, एक ही तरह का एटम रहता है। तो उस मटेरियल को अगर हम लोग ने क्या किया हुआ है कि मान लो दो चार्ज प्लेट के अंदर रखा हुआ है, दो चार्ज प्लेट के अंदर रखा हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, ये इस तरह का पोलराइजेशन मिलेगा। प्लस और माइनस जो रहेगा आपका सेपरेट हो जाएगा। ओरिजिनली प्लस उधर ही रहता है, प्लस उधर ही रहता है, खाली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो रहता है ये ऐसे माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग होती है, बेसिकली मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को ये प्लस चार्ज पुल कर लेता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का रहता है। अब क्या हो रहा है, सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन का और सेंटर जो है पॉजिटिव का, वो मैच हो जाता है। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंटर जो रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का और सेंटर जो रहेगा पॉजिटिव का, वो कोइंसाइड नहीं होगा। तो इसके लिए और एक ऑर्डर में आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये ऐसे पोलराइजेशन जिस मटेरियल के अंदर रहेगा, सिर्फ ऐसा ही मिलना चाहिए पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो वो जिस मटेरियल के अंदर रहेगा उसके अंदर एक ही तरह का एटम होता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये एक पोलराइजेशन हो गया है, एलिमेंटल पोलराइजेशन। और देखिए आप क्या, ये मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। जैसे एटम रहता है, तो कल ही क्लास में स्टूडेंट ने डिस्कस किया था कि एटम मतलब क्या रहता है, कि न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और उससे पूरा इलेक्ट्रॉन सराउंडेड रहता है। तो जहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का एक सेंटर पॉइंट निकालते हैं और ये प्लस चार्ज का सेंटर पॉइंट निकालते हैं, तो दोनों कोइंसाइड हो जाता है। तो हम अब इसको बोलेंगे अनपोलराइज। अनपोलराइज क्योंकि चार्ज शिफ्ट नहीं हुआ है, सेंटर ऑफ प्लस एंड सेंटर ऑफ माइनस सेम जगह है। तो हम इस चीज को ये पोलराइज करना चाहते हैं, मतलब यूएन को निकालना चाहते हैं, तो हमको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बहुत से तरीके हैं। या तो दो कैपेसिटर पर प्लेट लगाओ तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, या अलग से बाहर से प्लस और माइनस चार्ज रखो, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मिलेगा तो ये प्लस सब किधर चला, देखिए ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड रहेगा ये शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज हमारा सेपरेट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पोलराइज एटम। जब क्लाउड की चार्ज, नेगेटिव चार्ज जब एक तरफ चला जाता है प्लस की तरफ, तो सेंटर ऑफ प्लस एंड माइनस सेपरेट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ये ऐसे मटेरियल में मिलता है जिसमें सेम तरह के एटम रहते हैं, और वैसे डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कहते हैं, एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक, जिसमें सेम तरह के मटेरियल रहते हैं। और बेसिकली डीसी वोल्टेज हम रखेंगे तो हमको सभी तरह का पोलराइजेशन मिलता है कुछ कुछ मटेरियल में। अब दूसरा देखिए, ये आयोनिक पोलराइजेशन भी रहता है। तो ये आयनिक क्रिस्टल में रहता है, जैसे आप जानते हो सोडियम क्लोराइड, तो इसमें आयंस रहते हैं, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। तो इसमें जो स्ट्रेचिंग रहेगी, मतलब आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो देखो ये चार्ज की सेपरेशन ज़्यादा हो गई है, तो इसमें क्या होता है कि आयंस आपका एक दूसरे से दूर चला जाता है। तो आयनिक पोलराइजेशन में क्या होता है, आपके आयंस जो रहते हैं ये दूर चले जाते हैं। तो ऐसे पोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं, जैसे कि आयोनिक पोलराइजेशन। क्लियरली समझा रहा हूँ कि एक पोलराइजेशन को हमने कल डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो मैंने बताया था कि कुछ एटम्स रहते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सेम तरह के एटम्स रहते हैं, तो उसमें सेंटर ऑफ प्लस एंड सेंटर ऑफ माइनस एक ही पॉइंट पे रहता है। सेंटर ऑफ प्लस चार्ज एंड सेंटर ऑफ माइनस चार्ज एक ही पॉइंट पे रहता है। और वैसे एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए, वैसे एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, अगर आप बोलोगे कि ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा सराउंडेड है, तो वैसे एटम को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो इलेक्ट्रॉन देखिए या यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक जगह ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये माइनस जो क्लाउड है वो प्लस चार्ज की तरफ जाएगा, और प्लस हमारा बहुत हैवी रहता है तो उधर ही रहेगा वो, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो तब सेंटर ऑफ प्लस चार्ज एंड सेंटर ऑफ माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। जब सेंटर ऑफ माइनस चार्ज और सेंटर ऑफ प्लस चार्ज एंड सेंटर ऑफ माइनस चार्ज देखिए आपका ये हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो वैसे पोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड चला जाएगा तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, और ऐसा जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा उसको हम कहेंगे एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक। तो वैसे मटेरियल के अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम रहेंगे, तो ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, हाइड्रोजन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन रहेगा, ठीक है। और कुछ मटेरियल जो रहते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो उसमें आपको आयोनिक पोलराइजेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, सोडियम क्लोराइड जो है वो आयन से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सोडियम पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। और ऐसे जब आयंस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो आप देखो ये आयंस क्या हो जाएंगे, हमारे शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्लस माइनस की क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे आयोनिक पोलराइजेशन। तो कुछ कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, ये दोनों रहता है, इलेक्ट्रॉनिक भी रहता है और आयनिक भी रहता है, दोनों रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर डीसी अगर आप वोल्टेज दोगे तो ये कभी भी तीनों पोलराइजेशन रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक, और दूसरा ओरिएंटेशन जो हमने बताया हुआ है कि वाटर जो रहता है इसमें ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन रहता है। वाटर ये हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वाटर, बेंजीन। तो लिक्विड में ज़्यादातर जो रहता है ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन रहता है, तो उसमें ऑलरेडी हमारा चार्ज सेपरेटेड रहता है। लेकिन ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की खास बात क्या है कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अभी के यहाँ पर डिसऑर्डर है, तो इसको ऑर्डर में लाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि थोड़ा भी अगर ये डाइलेक्ट्रिक आपका गर्म हो गया तो फिर इसमें डिसऑर्डर रहता ही है।
तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला हुआ है और इस मटेरियल का अगर टेम्परेचर बहुत कम है, ये देखिए ये डायपोलर इसका अलग नाम है, डायपोलर पोलराइजेशन भी इसको कहा जाता है, ध्यान में रखिए। और ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, फील्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, रोटेट होते हैं, ध्यान में रखिए ये रोटेट होता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं होता है इसमें, इसमें रोटेशन होता है। और तो भी ये एक ऑर्डर में आ जाएगा। तो ऐसे पोलराइजेशन को कहते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ये पोलराइजेशन कम होते जाएगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो ये हमारा ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम होते जा रहा है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है ये पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मैं बोलूँगा कोई मटेरियल के अंदर तीनों तरह का पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो रहा है, आयोनिक भी हो रहा है, ओरिएंटेशन भी हो रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड है। और डायपोलर, इसके अंदर परमानेंट डायपोल्स रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं परमानेंट डायपोल। तो कोई मटेरियल अगर आप ले रहे हो और उस मटेरियल के अंदर देखो ऐसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड हो रहा है और उसके अंदर आयंस भी है और परमानेंट डायपोल्स भी है, तो इसकी पोलराइजेशन, इसमें तीनों तरह का पोलराइजेशन मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक भी मिलेगा, आयनिक भी मिलेगा, ओरिएंटेशन भी मिलेगा। लेकिन ये दो जो पोलराइजेशन है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये पोलराइजेशन कम होने वाला है, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप डालोगे तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे टर्न हो जाते हैं, मतलब ये रोटेट हो जाता है। तो अगर आप बोलोगे इसको मुझे ऑर्डर में लाना है, तो अगर आप हाथ से भी करने जाओगे तो आपको इसको घुमाना ही पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग करने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसको घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने वाले पोलराइजेशन को कहा जाता है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। और इसको घुमा के एक डायरेक्शन में लाना एक चैलेंज रहता है, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको घुमाना बहुत हार्ड हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ भी गया तो ये ऐसे डिसऑर्डर में आना चाहिए। तो ये परमानेंट डायपोल रहते हैं, परमानेंट डायपोल्स के अंदर आपको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन मिलेगा, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इंड्यूस्ड डायपोल है, क्योंकि जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकालोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये तीन तरह का पोलराइजेशन हो गया। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर देखो, अगर आपने डीसी में क्या होता है, डीसी अगर आपने बैटरी दिया हुआ है तो तीनों तरह का पोलराइजेशन मिलेगा आपको। कैपेसिटर को क्या रहता है, आप डीसी में भी यूज कर सकते हो और एसी में भी यूज कर सकते हो। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बता रहे हैं, जिसकी स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बता रहे हैं, जैसे कि वाटर का 80 है और ये मान लो बेंजीन है उसका 2.5 है, या ग्लास है उसका 5 है, तो ये स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है, ओके। लेकिन अगर आप एसी दोगे तो एसी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आती है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, वो चेंज हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। देखिए अगर आप एक गैस लेते हो जिसमें 3 तरह का एटम है तो इसको कहा जाता है पोलिट्रोपिक गैस, ठीक है। अगर आप गैस को डाल रहे हो उसमें ये तीनों पोलराइजेशन हो रहा है, तीनों पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन भी हो रहा है, आयोनिक भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो रहा है। और आप देखो ये लो फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, ये तीनों पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जैसे रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, आपको तीनों पोलराइजेशन मिल रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन नियर इंफ्रारेड रीजन में आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन चला जाता है, मतलब जीरो हो जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एसी में क्या होता है, ये प्लस माइनस आपका फ्लक्चुएट होते रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका फ्लक्चुएट होते जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होते रहेगा। एक बार इधर माइनस आएगा, एक बार इधर प्लस आएगा, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम फास्ट चेंज होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत फास्ट चेंज होता है। अब लो फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है,
एक बार इधर डाइपोल को क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, एक बार इधर माइनस आना पड़ता है, एक बार प्लस, एक बार फिर प्लस आना पड़ेगा, माइनस आना पड़ेगा, एक बार माइनस आना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब एक बार ऐसे हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे हो रहा है, क्योंकि एसी वोल्टेज आप जानते हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ये ऐसे चेंज होते रहती है उसकी पोलैरिटी। तो जिस प्लेट के पास पहले प्लस थी, तुरंत उस प्लेट के पास माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो डायपोल को ऐसे टर्न होना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर स्लो फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है, वो टर्न होते रहेगा, टर्न होते रहेगा। अगर एकदम हाई फ्रीक्वेंसी हो गई तो वो टर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसके साथ नहीं चल पाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चल नहीं पाता है। तो वो बस एक ही जगह बैठा रहता है ऐसा। फिर डायपोल हमारा एक ही जगह पे ही रहेगा, ऐसा स्टेशनरी रहेगा, वो ऐसे घूमेगा भीमेगा नहीं, ऐसे एक ही जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब नियर इंफ्रारेड रीजन में क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन हमारा जीरो हो जाता है। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन हमारा चला गया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा कम हो गया। तो एसी वोल्टेज में क्या होता है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है, तो उसमें क्या होता है, डायपोल्स को आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, आप मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, आप उसको घुमा रहे हो। और आप बोल रहे हो एसी वोल्टेज लगा रहा हूं मैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस कर रहा हूँ, प्लस माइनस कर रहा हूँ, माइनस प्लस कर रहा हूँ, प्लस माइनस कर रहा हूँ। अभी आपको भी उठना बैठना है, उठना बैठना है, उठना बैठना है, ठीक है। आप स्लोली कर सकते हो, एकदम मशीन के स्पीड से आप करने जाओगे तो आप बैठ जाओगे, ठीक है। तो एकदम उसको फास्ट करना पड़ता है, ऐसा प्लस माइनस जैसे हाई फ्रीक्वेंसी आप करोगे, मतलब आप इसको मशीन के स्पीड की तरह प्लस माइनस कर रहे हो, तो फिर वो उसके साथ नहीं चल पाता है, ठीक है, वो छोड़ देता है, ऐसे एक ही जगह पे लेट जाता है। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन आपका चला जाता है नियर इंफ्रारेड रीजन में। और अगर हम ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, तो इसमें ये ओरिएंटेशन और आयनिक दोनों चला जाता है। तो नियर ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी खाली इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बचता है, इसका मतलब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कम हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट मतलब आप जानते हो, हमारे सनलाइट से क्या होते हैं, हर तरह के वेव निकलते, एक्सरे निकलता है, इंफ्रारेड रेज निकलता है, अल्ट्रा वायलेट निकलता है, विजिबल लाइट निकलता है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग रहती है। अब ऑप्टिकल का मतलब क्या है, जो हमको दिखाई देता है, मतलब विजिबल रेंज में रहता है, विजिबल रेंज में रहता है या अल्ट्रा वायलेट रहता है, तो इसको ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन और आयोनिक के दोनों दब जाता है, खाली इलेक्ट्रॉनिक बच जाता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रहता है। तो फिर ध्यान में रखिएगा, रेडियो या माइक्रो फ्रीक्वेंसी में ये तीनों पोलराइजेशन रहते हैं। जैसे आप एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, ठीक है, आप उसको बढ़ाते जा रहे हो, तो रेडियो और माइक्रो में तीनों फ्रीक्वेंसी रहते हैं। लेकिन नियर इंफ्रारेड में क्या होता है, सिर्फ आयोनिक और इलेक्ट्रॉनिक बचता है। और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक ही डोमिनेट कर लेता है, सिर्फ हमको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन दिखता है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। एसी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, तो वो चेंज होते रहता है, ध्यान में रखिए। अब देखिए ये 4 तरह का पोलराइजेशन है, जिसमें 3 तरह का मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप बोलोगे 4 तरह का कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की शिफ्टिंग हो जाती है, तो सेंटर ऑफ प्लस चार्ज एंड सेंटर ऑफ माइनस चेंज हो जाता है, तो इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर आयोनिक में क्या होता है, उसमें आयंस रहते हैं, एटम नहीं रहता, आयंस रहता है, ये एटम रहता है। एटम मतलब क्या है, न्यूक्लियस है, सराउंडेड में सब इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये आयंस है, जो आप जानते हो कॉमन सॉल्ट वो आयन रहता है। तो इसमें इस तरह का पोलराइजेशन दिया जाता है, इसको कहा जाता है आयनिक पोलराइजेशन। और डाइपोलर या ओरिएंटेशन पोलराइजेशन किस में रहता है, परमानेंट डाइपोल में। मतलब जिस मटेरियल के अंदर आपको परमानेंट डाइपोल्स मिलेंगे, जिस मटेरियल के अंदर आपको परमानेंट डाइपोल मिलेंगे, तो वो घूमने वाले, रोटेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है, इसका जो रोटेशन रहता है, ये इसका ड्रॉबैक है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर वो मटेरियल हमारा गर्म हो जाता है, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इसको ऑर्डर में लाना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये पोलराइजेशन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को।
ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। और फोर्थ जो रहता है स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। तो इस तरह से ये चार तरह का पोलराइजेशन रहता है। अब गैसेस में जो मैं बता रहा हूँ ज्यादातर ये तीन इंपॉर्टेंट है। गैसेस में पॉलीट्रोपिक गैस में ये तीनों पोलराइजेशन रहेगा, ठीक है। और एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। डाइपोलर या ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको घुमाना बहुत हार्ड है, ठीक है। और लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छे डाइलेक्ट्रिक की क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो अच्छे डाइलेक्ट्रिक की क्या रिक्वायरमेंट है, आप जानते हो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर बेस्ट कब रहता है, जब उसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगा। तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी रहनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। उसकी रेजिस्टिविटी कितनी रहनी चाहिए, इनफाइनाइट। तो उसके अंदर करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, तो इसका मतलब उसकी हाई रेजिस्टिविटी रहनी चाहिए, कंडक्टिविटी उसकी जीरो होनी चाहिए। फिर उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मैंने कल क्लास में आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या रहता है। कि एक रहता है कि आप उसको जो वोल्टेज दे रहे हो चार्ज करने के लिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप कितना वोल्टेज दोगे इसको चार्ज करने के लिए। तो 2 वोल्ट दोगे, 3 वोल्ट दोगे, क्या 1000 वोल्ट दोगे, 2000 वोल्ट दोगे, क्या 10,000 वोल्ट भी चलेगा। तो छोटे छोटे कैपेसिटर जल जाएंगे। तो उस पर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया रहता है। मान लो अगर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया है 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट तक ही रख सकते हैं। 10 वोल्ट से ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक जो हमारा इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा, वो एक कंडक्टर की तरह काम करेगा। इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर करंट हो रहा जा रहा है तो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जूल्स हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे ये डाइलेक्ट्रिक जो रहेगा आपका पंचर हो जाएगा, उसमें होल हो जाएगा या वो जल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इसके लिए ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये आपको ज्यादा चाहिए। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को अगर हम डिवाइड करते हैं डी से, तो इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये किलो वोल्ट्स पर मिलीमीटर में मेजर किया जाता है या किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो इस डेटा के अंदर ये 400। स्ट्रेंथ की यूनिट है केवी अपॉन एमएम। यस, केवी अपॉन एमएम, वेरी गुड। केवी अपॉन एमएम या केवी अपॉन सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 400 है, यहाँ पर देखिए इस मटेरियल का 400 है। तो ये ऐसा होना चाहिए। आप चाहते हो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहे। अब देखो ये कुछ मटेरियल है इसके बहुत लो है, जैसे कि 2 है, ये बहुत लो है। तो आपको ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा कि जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो वो जितना हो सके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बेयर कर सके। क्योंकि कॉमन सेंस है ना, आप डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दे रहे हो, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालने वाले हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो नेचुरली वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेयर भी करना चाहिए। अगर वो पंचर हो गया वहां पर तो उसको पंचर वोल्टेज भी कहा जाता है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेयर नहीं कर पाया, पंचर हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। आपका पैसा भी वेस्ट में जा रहा है, एफर्ट्स भी वेस्ट में जा रहा है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप दुकान से ला रहे हो कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक ला रहे हो, और डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हो और वो पंचर हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक के हम बहुत से यूज कर सकते हैं। पहले तो क्या है, डाइलेक्ट्रिक एक चार्ज स्टोर करेगा। फिर डाइलेक्ट्रिक एक हीटिंग की तरह भी काम करता है। तो आप डाइलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए भी यूज करते हो, अगर वो हीट कर रहा है तो वो हीटिंग से आप कुकिंग भी कर सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के कुकर भी आते हैं, ठीक है। तो अगर वो पंचर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप डाल रहे हो, अगर वो पंचर हो गया तो फिर वो मतलब नहीं है ना। तो उसकी बहुत हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहनी चाहिए बहुत हाई रहनी चाहिए। फिर आप जानते हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप अभी इसके अंदर क्या होने वाला है, पहली बात तो इसकी डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है, परफेक्ट इंसुलेटर। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी, ये इसको याद रखो। और इसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, 0। इसको हम बोलेंगे आइडियल डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। आइडियल मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा रहे, लेकिन आप दुकान से लाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा। थोड़ा सा इसका रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी नहीं रहेगी, मतलब हल्का सा एक करंट फ्लो कर देता है, तो उस करंट को बोलते हैं लीकेज करंट। हल्का सा करंट ये फ्लो करेगा। अगर लीकेज करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा मतलब हीटिंग होगी, तो हीट लॉस होगा। ये हीट लॉस जो है वो हम नहीं चाहते होना चाहिए। तो स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉस होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉस होना चाहिए। अगर देखो आप डीसी वोल्टेज दे रहे हो तो क्या हो जाएगा कि इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये 100% परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है, तो थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो होगा। अगर आप एसी वोल्टेज दे रहे हो तो भी इसके अंदर लीकेज करंट होगा।
प्लस एसी वोल्टेज देने से क्या होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, तो इसके वजह से भी हीटिंग लॉस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और हीट लॉस होता है, तो वो आप नहीं चाहते हो। तो स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉस होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आइडियल डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी होनी चाहिए, करंट जीरो, करंट ये कंडक्टिविटी उसका जीरो होना चाहिए, लेकिन आइडियल चीज कभी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, आप बोलोगे मुझे ये प्योर दूध चाहिए, तो प्योर दूध आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको बहुत सारा कंपनी बनाती है और उसका बहुत सारा टेस्टिंग करते हैं, मिलावट होती है, तो प्योर चीज आपको नहीं मिलेगी। तो वैसे प्योर डाइलेक्ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, हल्का सा उसमें करंट फ्लो होता है जिसको हम कहते हैं लीकेज करंट, तो उसके वजह से हीटिंग होती है, हीट लॉस होता है, तो वो हम नहीं चाहते, होना नहीं चाहिए। और अगर आप एसी वोल्टेज रखोगे तो एसी वोल्टेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पीछे घूमते रहता है, ऐसे फास्ट होते रहता है, ऐसे ऐसा होता है, ऐसा फास्ट होता है। ठीक है, एक बार इधर प्लस आता है माइनस आता है तो ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसा फास्ट होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये अलग अलग पोलराइजेशन क्या हो जाता है, निकल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक निकल जाता है, आयनिक निकल जाता है, ओरिएंटेशन निकल जाता है। तो उसके वजह से भी ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो और देखेंगे, तो इसके वजह से भी हीटिंग होती है, तो ये डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छे डाइलेक्ट्रिक की क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एक, मान लो आप रिसर्चर हो या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यूज कर रहे हो, तो आप क्यों चाहोगे कि भाई कैपेसिटर गर्म हो जाए? क्या करना है कैपेसिटर को गर्म होकर? आप चाहते हो कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करे। ठीक है, और आप चाहते हो कि दोनों प्लेट के बीच में जो आपने इंसुलेटर रखा हुआ है उसके अंदर करंट ना जाए। करंट जाने का आपका क्या फायदा होने वाला है? तो अगर करंट नहीं जाना चाहिए तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए, और आप चाहते हो कि हीट ना हो, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हो कि मैं एकदम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखूं तो वो जलना नहीं चाहिए, पंचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे से अगर मान लो कोई गलती होती है, मैं ज्यादा वोल्टेज रखता हूँ बाई मिस्टेक, उस पर दिया हुआ है, ठीक है, उस पर दिया हुआ है कि 5 वोल्ट रखना चाहिए, लेकिन मैं 10 वोल्ट भी अगर रखता हूँ तो वो जलना नहीं चाहिए, तो पंचर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो घंटों आप काम कर रहे हो, ये कैपेसिटर उठा रहे हो, वो कैपेसिटर उठा रहे हो, और अगर ऐसे जलने लग गए तो हमारा काम नहीं हो पाता है, सब मेहनत वेस्ट में चली जाती है, टाइम वेस्ट में चला जाता है, मनी वेस्ट में चला जाता है। तो अच्छे रिक्वायरमेंट क्या है कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होना चाहिए, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, ये तीनों चीजों को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इंसुलेटर जब आप डालोगे, देखो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर है, लेकिन अगर आप उसको दो प्लेट के बीच में डालोगे तो वो क्या काम से आप डाल रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक जो है डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक ने चार्ज स्टोर करना चाहिए, तो ये काम के लिए आप डाल रहे हो, तब उस इंसुलेटर को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक। तो अगर हम चाहते हैं कि वो ज्यादा चार्ज स्टोर करे तो उसमें पोलराइजेशन होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि उसमें करंट ना फ्लो तो उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हीटिंग ना हो तो स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेयर करे तो उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये सब इसके रिक्वायरमेंट है। और पोलराइजेशन मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो रहता है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, तो मॉलिक्यूल्स अलग तरह के रहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऐसा रहता है जहाँ पर सेंटर ऑफ प्लस और सेंटर ऑफ माइनस, सेंटर ऑफ प्लस और सेंटर ऑफ माइनस एक ही जगह रहता है। तो जब ये सेंटर सेंटर सेपरेट हो जाता है तो उस पोलराइजेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक। अब ये पोलराइजेशन जो, अगर आप खाली चाहते हो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इसी तरह का पोलराइजेशन हो, तो ये एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक में मिलता है जिसमें सिर्फ सेम तरह के आइटम रहते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक तरफ चला जाता है और प्लस प्लस की शिफ्टिंग एक तरफ होती है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। और दूसरा एक पोलराइजेशन जो मैंने कहा था, उसके लिए क्या होना चाहिए कि परमानेंट डाइपोल होनी चाहिए। परमानेंट डाइपोल्स रहने चाहिए, मतलब चार्ज सेपरेटेड होने चाहिए, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ये अलग तरह के मॉलिक्यूल्स में मिलता है, जैसे लिक्विड में मिलता है, वाटर में मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड में रहता है। तो अगर आप लिक्विड को डालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये मॉलिक्यूल्स टर्न हो जाएंगे, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, लिक्विड आपका गर्म नहीं होना चाहिए। अगर लिक्विड आपका गर्म होता है तो फिर ये इसको ऑर्डर में लाना बहुत डिफिकल्ट है, ये डिसऑर्डर में आ जाएगा, तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विड्स में मिलेगा, तो ये परमानेंट डाइपोल में होता है। जो परमानेंट डाइपोल रहता है उसको कहा जाता है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, इसका दूसरा नाम भी है डाइपोलर पोलराइजेशन। ठीक है,
और तीसरा जो रहता है ये सोडियम क्लोराइड में मिलता है, हमारे नमक में मिलता है, सॉल्ट में मिलता है। आप जानते हो केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो विदाउट ये आयन से बना हुआ रहता है सोडियम और क्लोरीन। अगर आप इसको डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ये चार्ज और सेपरेटेड हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ये देखो ये आयन्स है, तो हम इस तरह से इसको सोच सकते हैं। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल रहे हो तो ये एक दूसरे से ये दूर चले जाएंगे, ये ऐसे दूर चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो ये आयंस में मिला जाता है। तो कुछ कुछ अगर आप ये डीसी वोल्टेज लगा रहे हो तो तीनों पोलराइजेशन रहता है, तीनों पोलराइजेशन कभी कैंसिल नहीं होता है, तीनों तरह का पोलराइजेशन रहता है डीसी वोल्टेज में। डीसी वोल्टेज में तीनों तरह का पोलराइजेशन सक्सेसफुली होता है, लेकिन सिर्फ एक चला जा सकता है ओरिएंटेशन। अगर टेम्परेचर गर्म, अगर मटेरियल गर्म हो जाएगा तो ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है आपका कम हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डीसी वोल्टेज में, डीसी वोल्टेज अगर आप लगाओगे तो तीनों तरह का पोलराइजेशन रहेगा। लेकिन अगर आपने प्लेट्स को एसी लगाया हुआ है तो एसी हमको समझ में आना चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, एसी का मतलब क्या है, ये चार्जेस चेंज होते रहते हैं, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका चेंज होने वाला है। ये बहुत फास्ट होता है, मशीन के स्पीड से होता है, ऐसा प्लस माइनस चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है, ये इसको जो रहता है, जो परमानेंट डाइपोल होता है, इसको बेचारे को ऐसे रोटेट होना पड़ता है, ये उसके साथ नहीं रोटेट हो पाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो उसके साथ उसकी मैचिंग नहीं होती। मान लो अगर हमको बोला जाए कि उठना है बैठना है, ठीक है हम स्लो करेंगे, लेकिन एकदम मशीन के स्पीड से आपको करना है तो आप छोड़ दोगे। तो वैसे ये मॉलिक्यूल्स भी छोड़ देता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, थोड़ा आप स्लो रख रहे हो तो ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी मूव करता है, ऐसा ये आगे पीछे ऐसे होते रहता है। कभी इधर प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो ये घूमेगा। लेकिन जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, मान लो आप नियर इंफ्रारेड में चले गए तो हाई फ्रीक्वेंसी है, तो अब ये छोड़ देता है, अब वो छोड़ देता है, एक ही जगह पे रुक जाता है, तो ये हमारा जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो गया मतलब आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया। तो आप कौन सा पोलराइजेशन हो गया है, बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक। और अगर आप ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ये लाइट वाली फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल, तो इसमें सिर्फ बचता है वो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो एसी में क्या होता है, ये पोलराइजेशंस कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन डीसी में तीनों रहता है। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपने ये टेम्परेचर पे रखा हुआ है रूम टेम्परेचर में, तो ये तीनों पोलराइजेशन आपको डीसी में मिलेंगे। लेकिन एसी में क्या हो जाएगा, एक एक करके कैंसिल होता है, तो लास्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बचता है। और इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, सिर्फ ओरिएंटेशनल और स्पेस चार्ज पोलराइजेशन ऐसा है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन स्पेस चार्ज को हम सिलेबस में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, तो ये तीनों ध्यान में रखो, ज़्यादातर ये तीनों रहता है। तो ये वाला जो रहता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, और ये जिस मटेरियल में रहता है इसको कहा जाता है एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक। और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक लेते हैं तो हम चाहते हैं कि उसने बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो गया, अगर वो पंचर होने लग गया तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम, जैसा आप लोग चाइल्ड बर्थ चाहता है, तो कोई भी चाहता है कि चाइल्ड बर्थ हो तो वो हेल्दी रहे, ठीक है, कमजोर ना हो। कमजोर हो गया तो क्या होगा, इसकी इम्यूनिटी कम रहेगी, हमेशा बीमार पड़ते रहेगा। तो वैसे ही अगर हम डाइलेक्ट्रिक लाएंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा डाइलेक्ट्रिक बहुत मजबूत हो, तो सभी चीजें उसमें रहे, कि उसमें करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, 100% इंसुलेटर रहना चाहिए, तो उसकी रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी होनी चाहिए, उसके अंदर हीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉस होना चाहिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने बेयर करना चाहिए, तो उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू। आई एम शेयरिंग माय क्विज एंड नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। जितना आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो।